गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 हिंदी का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, बस की यात्रा। और ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको भी बहुत हंसी आएगी। तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और बीच में मुझे हंसी आ जाए तो मैं उसके लिए भी पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो चलिए देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो जो लेखक होते हैं और उनके जो 4 मित्र होते हैं, ठीक है, वो तय करते हैं कि हम शाम 4 बजे वाली बस में जाएंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये प्लान करते हैं कि 4 बजे वाली बस लेंगे और उसके बाद फिर सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। यानी कि 2 लोगों को काम पर जाना था, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो सुबह पहुँचे, तो उनके पास सिर्फ यही रास्ता था जिससे वो पहुँच सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने कहा कि भाई ये जो बस है, इससे जो समझदार आदमी है वो सफ़र नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या जो बस है या फिर रात शाम वाली बस है, तो क्या ऐसा है कि रास्ते में डाकू होते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पे ये बस डाकिन है। वो कहते हैं कि डाकू नहीं मिलते हैं, लेकिन बस खुद ही डाकिन है। डाकिन क्यों है? ये देखिए, बस की इतनी बुरी हालत है, इतनी बेचारी इतनी पुरानी हो चुकी है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसके विवरण के बारे में कि किस तरीके से ये बस चलती है और जो लेखक होते हैं उनके दोस्त होते हैं किस तरह से बस में ट्रैवल करके जाते हैं, ये व्यंग है एक, जिसमें वो बहुत ही अच्छी कला के तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। होता ना कि अरे कोई जैसे बूढ़ी औरत को नहीं देख लेते हैं हम लोग, अरे बहुत ही बेचारी बूढ़ी है, इसको तो इतने टाइम से चल रही है, इतने टाइम से काम कर रही है और फिर भी रुक नहीं रही है, फिर भी काम कर रही है। तो उनके अंदर क्या होती है? बस के लिए श्रद्धा उमड़ पड़ती है। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध का मतलब खूब बहुत ही पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और बहुत सालों के निशान इस पर पड़े हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि लोग जो थे इससे नहीं करना चाहते थे यात्रा, क्योंकि उनको लगता था इसने इतने साल सेवा दे दी, अब तो ये पूजा के योग्य है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इतना काम कर लिया इस बस ने, इतने लोगों को ढो लिया, तो लोग इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि बस अब तो ये पूजा के योग्य है और इसने बहुत काम कर लिया, इस पर हम सवार कैसे हों। ठीक है, अगले पेज पे देखेंगे। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो उस कंपनी में जिनको जो मालिक थे वो भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली का मतलब है कि जो नई नई बस होती है उससे ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि ये बहुत बार चल चुकी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है, उनको लगता है कि जैसे बूढ़ी माँ प्यार से लेकर चलती है, वैसे ये चलेगी बस। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा तो सही। तो ये लोग बेचारे बैठ जाते हैं और फिर जो इनको छोड़ने के लिए आते हैं तो उनकी आंखें ऐसे कह रही थी कि भाई तुम तो ऐसी बस में बैठ गए हो, अब तो लगता है कि ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है। ठीक है, एक दिन मतलब उनकी आंखों से जो लेखक हैं वो पढ़ पा रहे थे कि उनकी आंखों में वो चिंता थी कि ये बस इनको पहुंचा भी देगी या ये फिर इनकी अंतिम यात्रा होने वाली है। अंतिम यात्रा कौन सी होती है बच्चों? जो एक जब एक जो इंसान होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, वहाँ अपने घर से लेके जो शमशान घाट तक वो यात्रा करता है, वो अंतिम यात्रा, यानी कि जब वो भगवान के पास पहुँचता है वो अंतिम यात्रा कहलाती है। ठीक है, उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी कि जन्म और मरण तो होता ही रहता है। सो जाएगा राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कहता है कि आदमी को जाने के लिए एक बस क्या चाहिए? एक बहाना ही चाहिए। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है। इतना शोर मचा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है।
और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत ही कम बचे थे, जो बसों में जो कांच होते हैं खिड़कियों में वो सारे टूट फूट चुके थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो ऐसे नुकीले पुकीले हो चुके थे कि अगर थोड़ा लग जाते तो इनको खुद को चोट लग जाती। तो इतनी खस्ता हालत थी बस की। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरके, हम फ़ौरन थोड़ी सी खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि इतना ज़्यादा शोर कर रहा था कि जो सीटें हैं वो भी बहुत हिल रही थी और बहुत ही मतलब एक तरह से गर्म हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए, बस सचमुच चल पड़ी। इनको उम्मीद तो नहीं थी, पर सच में चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इनको लग रहा था कि जब वही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त जो ये बस थी ना, तो ये जवान रही होगी पक्का। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, क्योंकि जो सीट थी, अभी आप देखेंगे किस तरीके से बुरा हाल होता है बस का। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि कुछ भी क्या हो रहा था कि एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था कोई भी हिस्सा। जैसे सीट है, मान लो सीट के सीट के साथ चिपकी ही हो वो गद्दी कहीं और भाग रही है, वो सीट कहीं और भाग रही है, ये बेचारे कहीं और बैठे हैं, मतलब बहुत ही बुरे खस्ता हालत होते हैं इसके। तो वो यहाँ पर देखो अपनी बातों को क्या कह रहे हैं, जो लेखक हैं वो अपनी बातों को किसी चीज़ के माध्यम से कह रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं बस वयोवृद्ध है, यानी कि बस जो है बूढ़ी है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बस जो है बहुत पुरानी है। तो व्यंग करने का तरीका ऐसा ही होता है, जब हम कुछ ऐसे शब्द चुनते हैं जो बुरे भी ना लगे और बात की बात बन जाए और बात कही भी जाए। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर से गुजर रही थी कि भाई बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करती। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट और जो उसकी गद्दी थी उससे असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई तो क्या होता था कि ये कभी आगे निकल जाती, ठीक है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भाग जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं और थोड़ी आगे चले तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया। इनको ये बेचारों को ये नहीं समझ में आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी कि जो सीट है वो उछल के इनके ऊपर तक पहुंच जा रही थी बार बार। दे समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा बस जो है खस्ता हालत में थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जो बस है वो रुक गई। अब हालत ऐसी हुई कि वो बस है आगे रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला। पेट्रोल की टंकी में तो छेद हो गया, तो ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल को क्या किया, बाल्टी में रख लिया और उसमें पाइप लगा दिया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसमें बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और इंजन में नली डालकर भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, मतलब अब उत्तर को लग रहा था कि अब ये लोग ना थोड़ी देर में इंजन को ही निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, क्योंकि उसने ये तो बाल्टी तो रख ही ली थी, ये पाइप लगा रखा था, ये इंजन में लगा रखा था। अब मान लो इंजन में भी कुछ खराबी होती है तो इंजन को गोद में रख लेंगे और ये पाइप तो लगी हुई है। फिर तो एक तरह से मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बातें कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बातें की जा रही हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा ही नहीं था। मतलब बस जो थी 15-20 मील बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गई थी जो स्पीड थी उसकी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, मतलब जब वो बाहर से देख रहे थे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता। क्यों समझ रहे थे? उसको ये लगता कि ले भाई बस इसमें भिड़ गई, अब थोड़ी देर में ये बस है, बस अब भिड़ी। मान लो आप किसी ऐसी जगह ऐसी बस में यात्रा कर रहे हो जिसकी इतनी खस्ता हालत हो और आपको लग रहा हो अब जाने वाली है, अब गिरने वाले हैं, तो सोच के देखो वहाँ पे कैसा माहौल होगा हमारे डर का। तो ये कहते हैं कि हर पेड़ को ऐसा लग रहा था कि दुश्मन है, क्यों आ गया ये पेड़, कहीं से तो नहीं टकरा जाएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। तो सोचो इन्होंने कितनी मुश्किल से ट्रैवल किया होगा। एकाएक फिर बस रुकी और फिर से अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। बहुत सारी तरकीबें की, नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि भाई मैं तो नहीं चलूँगी, मैं तो नहीं अब कोऑपरेट करूँगी। तो कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। सोचिए आपकी बस की इतनी बुरी हालत है लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को मान नहीं रहे हो कि बस वैसी है। ये होता है अपनी चीज़ से लगाव, नहीं। क्षीण चांदनी यानी कि
धीमी धीमी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, बहुत ही दया आ रही थी, मतलब बहुत ही खस्ता हालत होती है ना किसी चीज़ की। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई, जैसे कोई बूढ़िया जो होती है बेचारी से नहीं चला जाता तो बूढ़ी होती है वो थक कर बैठ जाती है, तो वैसे ही कुछ इसका होता है। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि हमें इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, तो जो हिस्सेदार थे उन्होंने क्या किया, इंजन को खोला और कुछ थोड़ा सुधार दिया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, बस थोड़ी सी और आगे गई, फिर उसकी और चाल कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जो यानी कि वृद्धा कौन है यहाँ पे, बस है, बुढ़िया कौन है, बस बड़ी बुढ़िया है, उसकी आंखें कौन है, उसकी लाइट है, तो वो भी जाने लगी। मतलब कुछ तो बेचारा वैसे ही खस्ता थी, अब लाइट भी जाने लगी, अब रात हो वैसे हो चुकी है, चांदनी में अब देखो बिना ही लाइट के उनको चलना पड़ रहा है। कोई व्हीकल आ रहा था उसमें थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है, अब तो और भी डर बढ़ गया कि भाई कोई अगर कोई भी व्हीकल आएगा तो उससे टकरा तो नहीं जाएगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, है ना। मतलब क्योंकि उसके पास लाइट नहीं थी, वो सारा साइड में खड़ा कर लेता अपना कि भाई ये व्हीकल जब चला जाएगा तो चले जाऊंगी। तो यहाँ पे मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कई बार, जो एक बूढ़ा आदमी होता है, जवानी में तो उसने खूब अपना काम किया होता है, लेकिन बुढ़ापे में सोचता है, कोई बाइक वाला लेके आता है, निकल जा भाई, मेरी तो उम्र नहीं रही। तो बस भी मतलब कुछ ऐसे ही कह रही होती है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक टायर फंस करके बैठ गया। ठीक है, फिस करके बैठ गया, तो वो जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ऑलरेडी वो बहुत धीमे धीमे चल रही थी, थोड़ी देर में जो टायर होता है वो भी खस्ता हो जाता है। तो वो ठीक ही तो कह रहे थे जब शुरू में कह रहे थे कि बस डाकिन है, तो ये शायद ये काम रोज होता होगा इनका। ठीक है ना, जब इतनी बुरी हालत थी, अगर स्पीड में होती, वगैरह कि अगर ये तो बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, अगर स्पीड में होती तो पक्का हम नाले में गिर गए होते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, मतलब पहली बार मेरे को लगा कि भाई देखो कितना प्यार है इसको अपनी बस से, कितना श्रद्धा है। तो उसको उसके जो कंपनी का हिस्सेदार था उसको भी दया आ गई। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि वो कहता है कि उसको पता है कि बस की क्या हालत है। मतलब आपको भी लगता है ना कि आप कितना कितना बड़ा जोखिम मोल ले रहे हो। चलो इनको, जो ये हमारे लेखक हैं, इनको तो इतना नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने जो हिस्सेदार थे उनसे पूछा। अब भाई जब कंपनी का मालिक ही ट्रैवल कर रहा है उसे तो हमें भी लग जाएगा कि ठीक है भाई कंपनी का मालिक ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर तब उसको लेखक को समझ में आता है कि ओ हो ये तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। तब उनके मन में श्रद्धा भाव जागता है कि कितना रिस्क ले रहे हैं ये। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। भाई अगर तुम अपनी जान हथेली पे लिए ही फिर रहे हो तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता बन जाओ। ठीक है, ये जो है लेखक अपने मन में सोच रहे होते हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवताएं बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो वो कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जो अगर हम मर जाते हैं तो सारे, जब ये आदमी जो है बस का जो ये हिस्सेदार है उसके लिए कह रहे हैं कि अगर ये मर भी जाता है तो जो देवता है ना वो भी इसका बाहें पसार के इंतजार करेंगे, कहेंगे कि भाई ये वो महान आदमी है जिसने टायर नहीं बदले और टायरों के लिए प्राण दे दिए। ठीक है, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो जो बस में एक स्पेयर टायर होता है तो वो लगाया गया, फिर से बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। जो ये जहाँ ये पहुंच रहे थे, जहाँ ये जा रहे थे, उन्होंने वहाँ की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अभी तो देखो पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है, हमने वक्त पर पन्ना, यानी कि टाइम पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर वो कहता है अब तो पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि हम तो इसी में ख़त्म हो जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। ये बस इस जो हालत है इस बस के, तो हम बीच में उतर भी नहीं सकते और इसमें चलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहता है ना कि अब तो पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में ही गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। कह रहे थे कि बस ये जो जिंदगी है बस अब इस बस में ही गुजारनी है और सीधा यहीं से हम स्वर्ग जाने वाले हैं। इस पृथ्वी पर तो इस बस की कोई मंजिल है नहीं। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गया था। इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके थे ये बस में। कभी बस रुक जाती है, कभी व्हीकल्स आते हैं वहाँ रुक जाती है, कभी टायर फिस हो जाता है। तो बेचारे अब तो टाइम पे तो पहुँचना छोड़ो, ये लोग, इनको लग रहा था कि हम जिंदा बच जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये बेसब्री से बैठ गए अब।
कि ठीक है भाई, अब तो जो होना है वो होना ही है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। अब चिंता तो थी ही नहीं। हंसी मजाक फिर चालू हो गया। फिर अपना आपस में ऐसे ही हंसी मजाक ये लोग करते रहे बस में, और फिर किसी तरीके से ये घर पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर लिखा है ये बच्चों किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ओके, और अब ये देखिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखो जो आपकी वर्कशीट आएगी ना पूरा इस वीक, जो वर्कशीट आएगी वो इसी चैप्टर में से आने वाली है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में से होंगे, तो क्वेश्चन हम वहीं पे करेंगे। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा? क्योंकि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागी हुई थी? इसलिए जागी हुई थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा मतलब उसे पता है बस की हालत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो उसमें यात्रा कर रहा है, इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो इतनी ऐसे इंसान को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए। तो उसके मन में जो बलिदान और जो वो अपना साहस दिखा रहा था उसके लिए श्रद्धा जाग जाती है। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? लोगों ने सलाह इसलिए दी थी क्योंकि उनको पता था कि जो बस है उसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, फिर तीसरा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? तो गजब हो गया ऐसी बस। यहाँ पे लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जो इंजन है जब शुरू होता है इंजन शुरू में, तो वो बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करता है और पूरी बस हिलती है। तो उनको इसलिए लगता है कि जो बस है वो पूरा इंजन ही है। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? कि उसने ये कहा कि भाई मतलब ऐसी बस है, इतनी खस्ता हालत में है, ये अपने आप कैसे चल जाती है? इतनी पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी अपने आप चलती है। ठीक है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये बस जो है अब जाकर किसी न किसी पेड़ में टकराने वाली है और हमारी जान जाने वाली है। तो इसलिए उसे ये था कि पहला एक पेड़ जाता तो उसकी सांस में सांस आती, फिर दूसरे का इंतजार करता हो कहीं इसमें न टकरा जाए। पार्ट से आगे इन क्वेश्चनों को हम वर्कशीट में करेंगे जो आपकी पूरी वीक आएंगी, उनको लिखवाएंगे आपको पार्ट से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किसके उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। ये लिखेंगे हम। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चों? अपनी वर्कशीट में करेंगे। तो देखिए ये हमारा चैप्टर हो गया है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसी बस में ट्रैवल करना पड़ जाए, आपको दिखे कि भाई जो बस है वो बहुत ही बुढ़िया टाइप की है और उसकी तो बहुत खस्ता हालत है, क्या आप आज के ज़माने में उस बस में अपनी जान हथेली पर लेकर जाओगे या नहीं जाओगे? तो आपको कमेंट करके बताना है कि हम तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो का टारगेट तो हम सेट कर देते हैं। कितना सेट करें? हम टारगेट सेट कर देते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स का। ठीक है, ओके, 500 लाइक्स का टारगेट सेट कर देते हैं। और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि सब बच्चों को हेल्प मिल सके पढ़ने में। ठीक है, और आप जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो हमेशा की तरह, वो कमेंट तो करके मुझे बताओगे ही आपको चैप्टर पढ़ने में कैसा मजा आया जब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।